हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए जीके जीएस के टेस्ट सीरीज को लाए हैं। आज जो टेस्ट सीरीज का जो नंबरवा है 6वें नंबर का है और इस टेस्ट सीरीज में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली अपडेट पाने के लिए जीके जीएस से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपके, कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने किस नगर की स्थापना की थी। तो कृष्णदेव राय की अगर जहाँ पे बात करेंगे तो इन्होंने नागलपुर नामक नगर को बसाया था। ठीक है, नागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जो आपका विकल्प ए में दिख रहा है कि कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर जो है नगर की स्थापना की थी। तो विकल्प इसका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन है कि अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, कहीं कहीं बदायूनी देता है, बस बदायूनी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है, आज जान लीजिए कि बदायूनी का पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने जो है अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया था। तो विकल्प जो इसका वी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद जो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कि हुमायूंनामा की जो रचना है किसने की थी। तो दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता हुआ ये आपका प्रश्न है। तो हुमायूंनामा की यहाँ पे रचना की बात करेंगे तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा की जो रचना है गुलबदन बेगम ने की थी, तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। देखिए, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। अगर जो क्वेश्चन में आता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था तो 1921 में। कहाँ पर हुआ था तो आपका मालाबार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, मालाबार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ये 1921 का जो मोपला विद्रोह है ये आपके मालाबार में हुआ था। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 1921 का मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रथम वायसराय भी थे क्योंकि 1858 में जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है इसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। तो विकल्प इसका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भारत साथ बनाता है आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर की जो है ये दूरी जो है, सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ। तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चीन है आपका। ठीक है, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब 8 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके कटक में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके कटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का बहुविकल्पी जो है क्विज आ गया है आपके लिए। तो ये जो सीरीज है 6वें नंबर की, इससे पहले भी अगर जो देखना चाहते हैं सीरीज तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जीके जीएस स्पेशल सीरीज बनाई गई है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए। और ये जो बैच है प्रयास बैच के नाम से चल रहा है।
इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में वीडियो पा सकते हैं। उन सारी वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसके तहत आपको फ्री में PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को एंजॉय करेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की अगर जो बात करेंगे तो ये आपके पणजी में स्थित है। पणजी कहाँ पे है, तो गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, ये गोवा की राजधानी है पणजी और यहीं पे आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। तो विकल्प इसका जो ही होगा सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर। ठीक है, यह 2000 में अस्तित्व में आया था छत्तीसगढ़ और इसकी जो राजधानी है आपकी रायपुर है। ठीक है, तो विकल्प इसका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 11वें नंबर के क्वेश्चन में है कि प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा का जो गठन है यह 1952 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कि प्रथम लोकसभा का जो गठन है 1952 को हुआ था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव भी हुआ था भारत में 1952 में और इसी समय आपका प्रथम लोकसभा का गठन भी हुआ था। ठीक, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ है कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यह कार्य, यानी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके समक्ष भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और भारत के राष्ट्रपति के सामने जो है आपके भारत के प्रधानमंत्री जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि लोकसभा 2 अध्यक्ष होते हैं, अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो लोकसभा 2 अध्यक्ष होते हैं वो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, विकल्प ए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अनुसार की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, तो विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है कितने आयु होती है। ठीक है, यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कब रिटायर्ड होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं, कितने वर्ष के आयु पूरी करने पे। तो जब उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो उनका सेवानिवृत्त हो जाता है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी देश का जो आर्थिक विकास है, ये आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन है। तो प्रकृति संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, ये 3 चीज़ें होंगी तभी वो देश का आर्थिक विकास होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी देश के आर्थिक विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हवाला क्या है। ठीक है, हवाला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हवाला भाई विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार से संबंधित ये शब्द है हवाला। ठीक है, तो हवाला मतलब विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। तो इसका विकल्प जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। जो हवाला है इसका अर्थ होता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। तो विकल्प इसका सही उत्तर होगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में है कि 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पे अगर जो बात करेंगे तो आपके वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का, ठीक है, हस्ताक्षर होता है। तो इसका वित्त सचिव हो जाएगा, वित्त मंत्री नहीं दोस्तों, वित्त सचिव की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वित्त सचिव जो है 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर करते हैं। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि 500 के नोट पे किसका चित्र अंकित होता है। तो अभी के जो नए नोट चल रहे हैं हमारे, तो 500 के नोट पे अगर जो बात करेंगे तो उस पर आपके लाल किला का चित्र अंकित है। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा विकल्प सी, रुपये 500 के नोट पे जो है लाल किला का चित्र अंकित होता है। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे
कि 200 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित होता है। तो दोस्तों 200 रुपये के नोट पे जो है वो आपके सांची का स्तूप आपका उपलब्ध है उस पर, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी नोट से क्या, कभी कभी क्या, हमेशा एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो 200 रुपये के नोट पे जो है सांची के स्तूप का चित्र अंकित होता है। अब 21 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि इस एक अश्वशक्ति यानी एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हार्स पावर में यानी एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, ठीक है। 746 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे 22 नंबर में कि डायनामाइट का जो आविष्कार है किसने किया था। तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो हैं ये अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये आपके डायनामाइट के आविष्कार हैं और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 23 नंबर के क्वेश्चन में है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू में जो है थोरियम जो है ये पाया जाता है। तो इसका विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मोनाजाइट बालू में थोरियम धातु थोरियम वाला खनिज पाया जाता है। 24 नंबर के क्वेश्चन में कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घातक रोग होता है उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो जो कुत्ता काटता है उसके द्वारा जो घातक रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका विकल्प डी होगा राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक घातक रोग उत्पन्न होता है। 25 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो प्रदूषण संकेतक पौधा कौन है दोस्तों, तो आपका लाइकेन है, ठीक है। इन विकल्पों में से जो ए विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो लाइकेन होता है वो प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट करिए।